की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बहुत बड़ी खबर है। सीएम से जापानी कंपनी के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री से जापानी कंपनी नीडैक कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है और साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर इस प्रतिनिधि मंडल से अहम मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई है। राइजिंग राजस्थान और समिट को और ताकत इसके बाद मिलेगी। राजस्थान में निवेश करने जा रही है नीडैक कॉरपोरेशन कंपनी। प्रतिनिधियों की तरफ से अतिरिक्त निवेश के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की गई है, विस्तार से बातचीत की गई है। सीएम आवास पर यह प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिला, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो जापानी कंपनी नीडैक कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हिरोशी कोबे, केजी ओशिमा प्रबंध निदेशक और मसाहिरो मियोरा ने यह मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल में ये तमाम लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री निवास पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के बीच और सीएम के बीच में यह अहम मुलाकात हुई है। राइजिंग राजस्थान समिट को और ज्यादा ताकत मिलेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट के तहत निवेश करने जा रही है नीडैक कॉरपोरेशन और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नीडैक का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा था। कंपनी के अधिकारियों ने अतिरिक्त निवेश से संबंधित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोशन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, ये अहम मुलाकात है, क्या निकला इस मुलाकात से? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इनके निवास के ऊपर जो जापानी कंपनी है नीडैक, इसके प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। संभवतः राइजिंग राजस्थान जो इन्वेस्टमेंट समिट 9, 10, 11 दिसंबर को होने जा रहा है, उसमें ऐसे में जो एमओयू का लगातार जो सिलसिला है उसको लेकर ये जो मुलाकात हुई है। पहले से नीडैक ने राजस्थान में जो निवेश कर रखा है, ऐसे में कहीं ना कहीं राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन और जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक चली है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये जो सार्थक चर्चा है, इससे राजस्थान में साथ ही साथ निवेश और जो कंपनी है वो राजस्थान में ऐसे में निवेश करेगी तो कहीं ना कहीं निवेश बढ़ने के साथ साथ में जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं वो भी मिलने की उम्मीद है। रोशन, क्या जो नीडैक के प्रतिनिधि है उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि राइजिंग राजस्थान समिट के तहत अतिरिक्त निवेश राजस्थान में ये कंपनी करना चाह रही है? जी बिल्कुल, देखिए नीडैक के जो प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने आश्वासन ये दिया है कि राजस्थान में जो जापानी जो कंपनी है और निवेश करना चाहती है। राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर जो तमाम जो बिंदु हैं उन बिंदुओं के ऊपर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जापानी कंपनी के जो प्रतिनिधि है उनके बीच में सार्थक चर्चा है। इसके अंदर जो मुख्यमंत्री की कहा जा सकता है कि जो निजी सचिव हैं शिखर अग्रवाल, वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद रहे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जापानी जो कॉरिडोर जो बना हुआ है नीमराना, उसमें कंपनी ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बताया जा रहा है कि काम करती है। ऐसे में कई और जो राजस्थान में निवेश की जो संभावना है उन निवेश की संभावनाओं को तराशते हुए आगामी आने वाले समय में राइजिंग राजस्थान जो समिट होने जा रहा है उसके तहत जो एमओयू किए जाएंगे, जब एमओयू होंगे तो कहीं ना कहीं एमओयू जब धरातल पर उतरते हैं तो कहीं कहा जा सकता है कि राजस्थान में निवेश बढ़ने के साथ साथ में जो रोजगार है उसकी भी जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं जो संभावनाएं हैं वो देखी जा सकती है। बिल्कुल रोशन, और ये अतिरिक्त निवेश जब जापानी कंपनी की तरफ से आएगा, किन किन सेक्टर्स में आएगा, इसको लेकर के भी क्या कोई विस्तार से बातचीत हुई है? मुख्यमंत्री की तरफ से इस प्रतिनिधि मंडल को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बात कहते आए हैं कि निवेशकों के साथ राज्य सरकार सदैव तत्पर जो खड़ी हुई है। सिंगल विंडो सिस्टम, किसी भी तरीके से जो निवेशक हैं, चाहे वो भारतीय निवेशक हो या विदेशी निवेशक हो, उन्हें किसी भी तरीके की जो दिक्कत नहीं आए, चाहे जमीन के अलॉटमेंट से लेकर उनकी जो तमाम जो एनओसी हैं वो एक सिंगल विंडो के माध्यम से वो तमाम जो कहा जा सकता है कि जो मंजूरियां हैं, जो अप्रूवल्स हैं वो मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जब कहा जा सकता है कि निवेशक के लिए तमाम जो बिल्कुल रोशन, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जापानी कंपनी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है।
और इसी बीच दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान सरकार को बड़ी राहत मिली है। राजस्थान सरकार की खनन लाइसेंस विस्तार करने के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की याचिका मंजूर कर ली है। 3 हफ्ते में राज्य स्तरीय पर्यावरण मंजूरी लेने का आदेश दिया गया है। खनन पट्टा धारकों को यह आदेश दिए हैं कि 3 सप्ताह में वे राज्य स्तरीय पर्यावरण की मंजूरी ले लें। तो वहीं खनन पट्टा धारकों को SEIAA से मंजूरी लेने के लिए कहा गया है। राजस्थान सरकार की खनन लाइसेंस विस्तार करने का यह मामला, इसी से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 31 मार्च 2025 तक SEIAA से मंजूरी लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। NGT के खनन पट्टा धारकों को पर्यावरण मानकों का पालन न करने पर लाइसेंस विस्तार करने पर भी रोक लगा दी थी। और इसी बीच डीडवाना से सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, जहां सफाई कर्मचारियों ने झाड़ू डाउन कर दिया है। भगत सिंह सर्किल से लेकर के कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली है। जिला कलेक्ट्रेट पर सफाई कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की है। 2018 की भर्ती में गैर वाल्मीकि समाज के लगे हुए लोगों से मूल सफाई का काम करवाने की मांग यहां पर सफाई कर्मचारियों ने की है। उन्होंने बताया है कि कुछ लोग जो है सफाई कर्मचारी भर्ती में लग तो गए, लेकिन अपनी राजनीतिक गठबंधन और रसूख के चलते वे सफाई के काम नहीं करते, दूसरी जगह प्रोबेशन पर काम करते हैं। ऐसे में मूल सफाई का काम सफाई कर्मचारियों से करवाया जाए, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, अगर वो सफाई कर्मचारी लगा हुआ है। यूनियन के बैनर तले, जो सफाई कर्मचारी यूनियन है उसके बैनर तले जिला कलेक्टर को इसे लेकर एक ज्ञापन दिया गया है। काफी संख्या में सफाई कर्मचारी यहां पर इकट्ठा हुए थे, जिसमें महिला सफाई कर्मचारियों की भी तादाद काफी अच्छी थी। नगर परिषद के सामने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जमकर नारेबाजी सफाई कर्मचारियों की तरफ से की गई है। भगत सिंह सर्किल से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक सफाई कर्मचारियों ने एक रैली निकाली, कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी की, सरकार से मांग की है और साथ ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि जो भी सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं गैर वाल्मीकि, उनसे भी सफाई का काम तो कम से कम करवाएं। में अदर कास्ट के जो सफाई कर्मचारी सफाई पद पे होते हैं, सफाई पद का मतलब उपयोग किया था उन्होंने, और आज तक वो सफाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ की ऑफिस में बैठ के बाबूगिरी कर रहे हैं, उनको सफाई में लगाया जाए और यही मांगा। अगर वो उनको सफाई में नहीं लगाएंगे तो हम आगे चल के आंदोलन करेंगे। माननीय जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन को सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में लगे गैर वाल्मीकि समाज के जो कर्मचारी है उनको मूल सफाई कार्य पर लगाया जाए, इसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। और एक जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 आई है, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की एक बाध्यता की शर्त रखी गई है, जिसको हटाने की मांग को लेकर हमने यहाँ ज्ञापन सौंपा है। अनुभव की ज़रूरत कहाँ है? ये समाज जब भी सफाई का काम, एक छोटे बच्चा होता है 2 साल का, तब इसके माँ बाप सफाई करने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम भी इनको अनुभव हो जाता है कि सफाई कैसे की जाती है। तो हमारी मांग है कि वाल्मीकि समाज और गांचा समाज है उसको अनुभव प्रमाण की पत्र की जगह इनके जाति प्रमाण पत्र को ही अनुभव प्रमाण पत्र माना जाए। तो वहीं राजधानी जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग को लेकर के पानी की टंकी पर लगातार पिछले 3 दिनों से चढ़े हुए दोनों अभ्यर्थी नीचे उतर आए हैं। उन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पहुंच करके नीचे उतारा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की समझाइश के बाद दोनों नीचे उतर गए। दरअसल पिछले 3 दिन से एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने और आरपीएससी सदस्यों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर के, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के 2 अभ्यर्थी जो है वो टंकी पर चढ़े हुए थे। भूखे प्यासे 3 दिनों तक टंकी पर रहे। आखिरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आज यहां पर पहुंचे इस टंकी के नीचे और फिर खुद जाकर के टंकी के ऊपर चढ़कर इन अभ्यर्थियों से बात की। इनको आश्वासन दिया है कि सरकार जल्द एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर के फैसला लेगी। 99% उन्हें उम्मीद है कि ये भर्ती परीक्षा इतनी ज्यादा विवादित रही है और इसका पेपर 1 महीने पहले ही लीक हो गया था, ऐसे में 99% इसे रद्द करने की उनको उम्मीद बताई है। सब मुद्दों पे सहमति बनी है। कौन से मुद्दे ये बताओ मुझे। हमारे मुद्दे, पहली सबसे बड़ी मांगी भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी मांगे थी, बाबा ने क्या बोला ये बताइए। बाबा ने बोला कि मैं पूरा प्रयास करूंगा और 14 तारीख को मैं मुख्यमंत्री जी से मिलकर पुरजोर तरीके से जोड़ लगाऊंगा, वरना आगामी दिनों में सत्ता पक्ष में होते हुए
बाबा पार्टी और पद के मोहताज नहीं है। ये बात किरोड़ी लाल जी पर हमें विश्वास है। इनके माध्यम से हमारी सीएम से मुलाकात होगी 14 तारीख को, उसके बाद में वापस बताएंगे। 20 तारीख तक हम इनके कहने पे हमारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, इस वजह से हम ज्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इनकी समस्या का समाधान कराऊं, क्योंकि ये लाखों की तादाद में 9 लाख बेरोजगार ने सब इंस्पेक्टर परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। इन बच्चों को क्या अपने ओर से आपने आश्वासन बोल दिया कि परीक्षा रद्द, ये काफी वक्त से मांग कर रहे हैं, और उन बच्चों का क्या होगा जो चाहते हैं रद्द नहीं हो, कोई दूसरा विकल्प हो जाए, तो कश्मकश है आप लोगों के सामने। देखो, मेजॉरिटी ऑफ दी सिलेक्शन पिछली सरकार में अधिकतर सब इंस्पेक्टर फर्जी बने हैं। आपने मीडिया में रोज छापा है कि 7 दिन पेपर पहले लीक हो गया, 30 दिन पेपर पहले लीक हो गया, तो पेपर कितने हाथों में चला गया, इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ। सरकार उसकी जांच कर रही है और 50 सब इंस्पेक्टर्स को जेल में 50 इंस्पेक्टर्स को जेल में डाल दिया, और अपना 2 आरपीएससी के मेंबर हैं। इनकी मांग बच्चों की ये है कि आरपीएससी के 3 चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ भी प्रमाणित आरोप है 161 के बयान में। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कोई कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये भी कह रहे हैं कि पिछले राज्य के जो मंत्री आरपीएससी के चेयरमैन और अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन और एमएलएज ने मिलके जो होनहार बच्चों का भविष्य चौपट किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने जो भी मेरे को कहा है, मैं सारी बात 14 तारीख को मुख्यमंत्री जी को मिलके बता दूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि जनभावना के अनुकूल सरकार कार्रवाई करे। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला नजर आया है। कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है, यह कहना है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। साथ ही अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान के चुनाव में जनता कमल खिलाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के एक है तो सेफ है वाले बयान का उन्होंने समर्थन किया। कहा यह देश को जोड़ने वाला नारा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का यह बड़ा बयान विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का अपमान कर रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में, झारखंड में, राजस्थान में भी उपचुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं, सर कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी पे लगातार आरोप लगा रही है, संविधान को खत्म करने का आरोप लगा रही है। देखिए, ये झूठ फैला रहे हैं और भ्रम भी फैला रहे हैं। हमने कल इलेक्शन कमीशन को भी ज्ञापन देकर के कहा है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, कि वो एकदम संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान की जो किताब है उसको लहराना नहीं चाहिए, ऐसे वो लहरा रहे हैं। ये कोई खिलौना थोड़ी भाई संविधान की किताब है। संविधान का सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के काल में हुआ। इंदिरा जी के समय तो प्रस्तावना में ही संशोधन हो गया। तो जो संविधान निर्माताओं की जो मूल भावना थी उसके अनुसार इस देश में हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए। इंदिरा जी के समय उस चुनाव की अवधि को, लोकसभा की अवधि को 5 से 6 साल बढ़ा दिया। तो संविधान में संशोधन और संविधान में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ की किसने? कांग्रेस ने। हमने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो इसका मतलब ये झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन हरियाणा में भी इन्होंने देख लिया, जनता भ्रम और झूठ में नहीं आने वाली है। और महाराष्ट्र और झारखंड की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। कांग्रेस तो वैसे उत्तर प्रदेश में तो कहीं है ही नहीं, कोई एक सीट ही नहीं है उनके पास। हमारे यहां भी आप देख लेना 7 उपचुनाव में, जो आपने जिक्र किया। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई चुनाव जीत जाएगी। ऐसी स्थिति है यहाँ राजस्थान में भी।
सर दूसरा आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि देश को तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, जबकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर एक हैं तो सेफ हैं। नहीं, देखिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है उनको? एकता और अखंडता की तो बात ही है ना। हम देश हित में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये तो हम एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाला स्टेटमेंट है, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं ना। वो तो एक वर्ग विशेष का ही एजेंडा लेकर के चल रहे हैं ना। तो वहीं उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी की जमानत के खिलाफ कन्हैया के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए और आरोपी मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया है। यश साहू ने हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, इसे खारिज करने की मांग की। इस मामले में कन्हैया के बेटे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरे पिताजी वाले केस में जावेद की जमानत हुई थी, तो मुझे लगा था कि मतलब ये जमानत नहीं होनी चाहिए थी उस समय, क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि जो जावेद है इसी ने मतलब मेरे पिताजी की सूचना उन दोनों अपराधियों तक पहुंचाई थी। उसके बाद ही उन्होंने ये मतलब साजिश रचने में पूरी तरह से कार्य किया है। इसी वजह से मैंने ये जैसे इसकी जमानत हुई इसके 1-2 दिन बाद ही इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अच्छा संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। किसको नोटिस जारी किया, कोई जानकारी मिली है? एक्चुअली मुझे तो यही जानकारी है कि जावेद और शायद एनआईए को नोटिस जारी हुआ है, और उसके अलावा मुझे कोई ज्यादा जानकारी। कब तक इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया उसमें? ऐसी अभी तक कोई जानकारी अपने पास नहीं है, पर अब नोटिस जारी हुआ है तो उनको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपने जब इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट ले गए तो आपने क्या ग्राउंड रखा है कि मोहम्मद जावेद की जमानत जो है वो जो हाईकोर्ट ने दी वो खारिज होनी चाहिए? हाँ, क्योंकि देखिए मैंने यही ग्राउंड रखा है कि जो मैंने एक्चुअली में ना जो कुछ भी सुना है, मैंने भी मीडिया या फिर जो भी मुझे पता करने पे पता चला बेसिस पे उसी से लगा है, क्योंकि सब कुछ न्यूज में आ चुका है, सबको उसी बेसिस पे मैंने मतलब इसका ग्राउंड रखा और ये सुप्रीम कोर्ट में इसको फाइट किया। उधर जयपुर में स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय जाहिर की। उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर कहा कि यह बयान सत्य है, हमको बटना नहीं है। जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। दोनों बार बहुत सामयिक हैं और सत्य हैं, हमको बटना नहीं है। चाहे पंथ अनेक हों, हम सब हिंदू एक हों, और जब हम एक होकर रहेंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। वैसे एक अंगुली होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और जब 5 हो जाए मुक्का तो तोड़ने वाले के दांत टूट जाते हैं। वो बौखला गया है। यदि उसकी आबादी ये कहती हमारी आबादी यदि एक हो जाएगी ना तो इनके ये 141 देशों में कहीं नहीं रह पाएंगे, तो इनको रसातल ही जाना पड़ेगा। हनुमान जी का 1000 कुंड यज्ञ होगा, 1.25 करोड़ आहुतियाँ हनुमान जी की सेवा में अर्पित की जाएंगी, और हमें विश्वास है कि हनुमान जी की कृपा रहेगी तब पाकिस्तान द्वारा आजाद आया हुआ कश्मीर का भाग हमको मिल जाएगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है बालोतरा के पचपदरा से, जहां पर पचपदरा में भवन की बालकनी के गिरने की जानकारी सामने आ रही है। बालकनी के गिरने से उसके नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हुई है। सूचना पर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों के शवों को मोर्चे में रखवाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, पचपदरा में एक भवन की बालकनी गिर गई है। उसके मलबे में दबने से 2 लोगों की जान गई है, क्योंकि यह मलबा नीचे 2 लोग खड़े हुए थे, बालकनी के ठीक नीचे उनके ऊपर गिरा, जिससे दोनों की जान गई है। बहरहाल ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बालोतरा के पचपदरा से। तो पचपदरा में भवन की बालकनी गिरने से 2 लोगों की जान गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। उधर बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने पर 14 सीनियर स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 8 सीनियर छात्रों को हॉस्टल से निष्कासित किया गया है।
6 छात्राओं को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अभी मामले की जांच चल रही है। दोषी पाए जाने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट्स के ग्रुप ने जूनियर स्टूडेंट्स को हॉस्टल में बुलाकर रैगिंग की। इसकी जानकारी जब कॉलेज के प्रशासन को लगी, उन्होंने जूनियर स्टूडेंट्स को बुलाया, पूछताछ की। जूनियर स्टूडेंट्स ने रैगिंग करने वाले सीनियर स्टूडेंट्स के नाम बताने से इनकार कर दिया। कॉलेज प्रशासन के आश्वासन के बाद रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स के नाम बताया गया कि जूनियर स्टूडेंट्स को धमकी दी गई थी कि रैगिंग के बारे में किसी को बताया तो उन्हें कल्चरल प्रोग्राम में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। कॉलेज प्रशासन आरोपी स्टूडेंट्स को वार्निंग लेटर दे रहा है। हमारे को एक व्हाट्सएप पे शिकायत मिली थी कुछ बच्चों के नाम के लिए इन्होंने जो है रैगिंग जैसी गतिविधियों में शामिल लिप्त है। तो कल हमारी एक एंटी रैगिंग कमेटी है, उसकी बैठक हुई थी और उसमें 1 बाय 1 बच्चों से हमने पूछताछ की और वो अभी जारी है। प्रथम दृष्टया जो है एक क्या कहते हैं उसको प्रोफेशनरी स्टेज के हिसाब से 8 लड़कों को जो है हॉस्टल से डिस्कस किया है और बाकी वाली कार्रवाई भी जारी है। तो वहीं अजमेर जिला न्यायालय और रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज अपना विरोध जाहिर करते हुए रास्ता जाम कर दिया और सिविल लाइन थाना प्रभारी छोटेलाल मीणा को बर्खास्त करने की मांग की। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने बताया कि रेवेन्यू बार के अधिवक्ता भानु प्रताप सोमवार को अपने काम से सिविल लाइन थाने गए थे और इसी दौरान थाना प्रभारी छोटेलाल ने उनके साथ अभद्रता की, उन्हें बाहर रवाना होने के लिए कह दिया। इससे वकीलों में आक्रोश व्याप्त हो गया। अधिवक्ताओं ने कल भी विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर एसपी को ज्ञापन सौंपा। थाना प्रभारी पर एक अधिवक्ता से एक वकील से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए यहां के बार के वकीलों ने प्रदर्शन किया, रास्ता जाम कर दिया। हमारे अधिवक्ता भानु प्रताप के विरुद्ध जो है एसएचओ सिविल लाइंस ने अभद्र व्यवहार किया और वकीलों के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, उसको लेकर वकील 2 दिन से आंदोलनरत है। रेवेन्यू बोर्ड के भी वकीलों ने हड़ताल कर रखी है, सेशन कोर्ट के भी कर रखी है, कलेक्टर के वकील भी हड़ताल पे है। हमने कल एसपी साहब को मिले थे, 3 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 3 दिन तक लगातार कार्य सस्पेंड रखेंगे। अगर छोटेलाल के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, अगर सीसीटीवी फुटेज देखेंगे सिविल लाइंस में तो छोटेलाल जी स्वयं दोषी है। उन्होंने इस तरीके का एक्ट किया है, उनको तुरंत उस सिविल लाइन थाने से हटा देना चाहिए और अगर वो गलती में है तो बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं उदयपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि बाइक सवार युवकों ने हमला किया है। हेलमेट के लिए रोकने पर एक युवक भड़क गया और बहस के बाद युवक ने हमला कर दिया। यह बड़ी खबर उदयपुर से ये तस्वीरें आई है और अब ये देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला किया गया। बाइक सवार युवक ने यह हमला किया है, जिसके बाद की तस्वीरें देखिए। ये बाइक सवार जिसको हेलमेट को लेकर के पुलिस ने रोका था, लेकिन ये डंडा निकाल करके पुलिसकर्मी को मारने के लिए दौड़ा। एक के बाद एक वार भी किए। ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला करने की ये तस्वीरें आई हैं उदयपुर से। झीलों की नगरी उदयपुर में एक बाइक सवार जिसे रोका गया था, उसने डंडा निकाल करके पुलिसकर्मियों पर मारा है और ये जानकारी मिल रही है कि हेलमेट के लिए रोकने पर यह भड़क गया। पुलिसकर्मी पर इसने हमला किया। पारस चौराहे के पास की घटना बताई जा रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर डंडे से हमला करने वाला यह हमलावर, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। तो वहीं बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने नवो बाड़मेर के बाद सशक्त नारी सशक्त समाज के उद्देश्य से जिले में मरु उड़ान अभियान का आगाज किया है, जहां पर जिला कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम के पहले चरण में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। अभियान में निजी कंपनियों के सहयोग से महिलाओं के उत्थान को लेकर किस प्रकार मददगार होगा ये अभियान, इसे लेकर स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समीक्षा भी की गई है। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने जानकारी दी, बताया कि मरु उड़ान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पूर्व स्कीम भारत सरकार के, जिसके तहत जिला स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज की मंथन बैठक के दौरान
एनजीओ और इस अभियान से जुड़े अधिकारियों के साथ अभियान को लेकर के विशेष बातचीत की गई है। जी बिल्कुल, मरु उड़ान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत एक जिला लेवल का इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है। कल माननीय सेक्रेटरी WCD भी यहाँ पधारे हुए थे, उनके मार्फत हमने इस अभियान का विमोचन, लोगो का विमोचन और पूरा कैलेंडर ऑफ इवेंट्स का भी विमोचन कराया। आज का एक मंथन बैठक थी, हमारी जितने भी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी NGOs हैं और हमारे खुद जिला में जितने अधिकारी हैं जो इस अभियान से जुड़े हैं, उनके साथ बातचीत हुई। कल से हमारे फील्ड में प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, तो आज उसकी एक रूपरेखा, किसकी क्या भागीदारी रहेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन क्या करेगा मौके पे जाके। तो वहीं जोधपुर के कांकाणी गांव में हिरण का स्मारक अब टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर तब्दील होता जा रहा है। यहां पर देश विदेश से सैलानी इस हिरण स्मारक को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां के युवा हिरण की मौत का किस्सा इन सैलानियों को सुनाते हैं। युवा सैलानियों को बिश्नोई समाज के पर्यावरण प्रेम और 29 नियमों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। एक गैंगस्टर, एक अभिनेता, एक हिरण और बिश्नोई समाज के पर्यावरण प्रेम की कहानी सैलानियों को भी खूब पसंद आ रही है। विदेशी सैलानी इस बात को सुनकर आश्चर्य करते हैं कि एक हिरण के शिकार के कारण कैसे एक फिल्म स्टार समाज का दुश्मन बन गया, कैसे एक गैंगस्टर उस फिल्म स्टार की जान का दुश्मन बन गया। ये सैलानी यहाँ पर हिरण के स्टेच्यू के साथ सेल्फी लेते नजर आते हैं। तो चलिए इसी